उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज उद्योग यानी इंडस्ट्री की लास्ट क्लास है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको फिर भी जानना चाहिए कि कहीं से कुछ ऐसा ना फंसे कि आपसे छूट जाए। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स पे आज बात करेंगे। भारत में विनिर्माण और विनिर्माण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्षेत्र के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। भारत में विनिर्माण। तो जब हम भारत में विनिर्माण के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2011 में नई विनिर्माण नीति को लाया गया, न्यू फैक्टरी पॉलिसी को लाया गया, जिसका उद्देश्य या जिसका लक्ष्य जो है 2022 तक निर्धारित किया गया था। जिसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य था कि जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना, जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना, साथ ही साथ 10 करोड़ अतिरिक्त रोजगार सृजित करना, यानी रोजगार सृजित करना दूसरा इसका लक्ष्य था। और इसके तहत NIMZ की स्थापना की गई, यानी नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना की गई। बाद में जो लक्ष्य है इसके, यानी जो 2011 में जो नई विनिर्माण नीति लाई गई, जिसका जो लक्ष्य था रोजगार में बढ़ावा देना, यानी रोजगार को बढ़ाना, जीडीपी में इसका योगदान बढ़ाना, इसके लक्ष्य को बाद में बढ़ाकर 2025-26 तक के लिए कर दिया गया। जिसके तहत हम देखते हैं कि 2014 में नई सरकार आती है और सरकार ने इसका एक नारा दिया, मेक इन इंडिया मिशन को शुरू किया गया। किसका कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? मेक इन इंडिया कार्यक्रम। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य ही था ये जो लक्ष्य रखे गए थे इसको पूर्ण करना, इसको प्राप्त करना। ठीक है, कौन से लक्ष्य? वही रोजगार को बढ़ाना और जीडीपी में योगदान देना। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत क्या किया गया? उन्नत आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर बल दिया गया। उन्नत आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर बल दिया गया। जो विदेशी निवेश है उसमें भी वृद्धि हो विनिर्माण क्षेत्र में, इसके लिए भी क्या किया गया? प्रोत्साहित किया गया। साथ ही साथ हम देखते हैं जो हमारे देश में जो श्रमिक हैं, वो मांग की अपेक्षा आपूर्ति आधारित है। तो श्रमिकों को मांग के अनुकूल बनाने के लिए क्या किया गया? उनको कौशल युक्त करने का भी कार्यक्रम शुरू किया गया। उनको आप देखते हैं विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग हैं, चाहे आप सिलाई कढ़ाई देखिए, बहुत सारी फील्ड ऐसे चल रहे हैं जहां पे श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, तो मांग आधारित श्रमिकों का निर्माण करना। ठीक है, तो यही जो आपका विनिर्माण नीति लाई गई थी उसके तहत मेक इन इंडिया कार्यक्रम को शुरू किया गया था। ठीक है, जिसका उद्देश्य वही था जो आपने पढ़ा था, जो 2011 में उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, उसी उद्देश्य के लक्ष्यों को प्राप्त करना था। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम 4 स्तंभों पर आधारित है। और वो 4 स्तंभ क्या है? ध्यान से सुनिएगा, आप राइट डाउन कर लीजिए। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 4 स्तंभों पर आधारित है। पहला, नई प्रक्रिया, जिसको बोलते हैं न्यू प्रोसेस। दूसरा, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा, न्यू सेक्टर। चौथा, न्यू विजन या न्यू माइंडसेट। ठीक है, पहला न्यू प्रोसेस, सेकंड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड न्यू सेक्टर, फोर्थ न्यू विजन या न्यू माइंडसेट। ठीक है, मतलब एक फ्रेश माइंडसेट के साथ, नई सोच के साथ शुरुआत हो। तो ये 4 स्तंभों पर मेक इन इंडिया कार्यक्रम क्या है? आधारित है। फिर हम देखते हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार ने 25 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई जो देश में विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा सकता है। ऐसे 25 क्षेत्रों को सरकार ने चिन्हित किया जिनके तहत उन्हें विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा सकता है। इसी के तहत सरकार ने क्या किया? मेक इन इंडिया कार्यक्रम 2.0 को शुरू किया गया। मेक इन इंडिया 2.0 को शुरू किया गया, जिसमें सरकार ने क्या किया? 27 क्षेत्रों को चिन्हित किया। कितने? 27 क्षेत्रों को चिन्हित किया। इसके अंतर्गत विनिर्माण के अंतर्गत, जहां उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि विनिर्माण से संबंधित PLI स्कीम क्या है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम क्या है। सरकार ने क्या किया कि अगर कोई कंपनी, ऐसे समझिए कि अगर कोई देशी या विदेशी कंपनी जो भारत में स्थापित होती है, सपोज आपने कोई कंपनी स्थापित की, ठीक है, अब आपने जिस साल अपनी कंपनी को स्थापित किया, प्रोडक्शन हुआ, जो प्रोडक्शन हुआ वो उस साल का क्या है? बेस प्रोडक्शन है। अब सरकार क्या कहती है कि आपने जिस साल कंपनी को स्थापित किया, जो पहला आपका प्रोडक्शन किया आपने, उससे जितना आप बढ़ाते चले जाएंगे प्रोडक्शन को, उतनी आपको क्या मिलेगी? आपको विभिन्न प्रकार की सब्सिडी देंगे, हम आपको छूट देंगे। और जिसके तहत सरकार ने 1.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित भी किए हैं कंपनियों को, यानी विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार बढ़े। इसलिए सरकार ने क्या किया? सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि हो तो सरकार ने कहा PLI स्कीम शुरू की 2019 में। कब? 2019 में सरकार ने PLI स्कीम को शुरू की, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, जिसका उद्देश्य क्या था? विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि करना। अब रोजगार में वृद्धि कैसे होगी? सरकार ने कंपनियों को दिशा निर्देश दिया कि जिस साल कंपनी उसका जो बेस ईयर का जो प्रोडक्शन होता है, जो उत्पादन होता है, जो पहला प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, उससे जितने वो अपना उत्पादन बढ़ाएगी, उसमें जितना उत्पादन वो बढ़ाती जाएगी उस दर में उसको क्या मिलेगा? छूट मिलेगी और सब्सिडी इत्यादि, उसकी बहुत सारी सुविधाएं सरकार की मिलेंगी। तो इससे क्या होगा? कंपनियां अधिक से अधिक उत्पादन के लिए क्या होंगी? उत्साहित होंगी। और कंपनियां अगर उत्साहित होंगी तो क्या करेंगी? उत्पादन बढ़ाएंगी। उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? वो भर्ती करेंगे, यानी लोगों को रोजगार मिलेगा, जीडीपी बढ़ेगा, समृद्धि दर बढ़ेगा। ठीक है,
तो ये है हमारा पीएलआई स्कीम जो शुरू किया गया था विनिर्माण क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि भारत में विनिर्माण क्षेत्र, भारत के कुछ प्रमुख विनिर्माण क्षेत्र को देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, हर चीज मैं बोर्ड पे नहीं लिख सकती, ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं और मैं बोलते चलूंगी। ठीक है, बस इतना ही है। एक बात आप और याद रखिएगा कि वर्तमान में पीएलआई स्कीम के अंतर्गत 14 क्षेत्रों को क्या किया गया है, शामिल किया जा चुका है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि भारत के प्रमुख विनिर्माण क्षेत्र। सबसे पहले हम जानते हैं लौह व इस्पात उद्योग के बारे में। ठीक है, तो लौह व इस्पात उद्योग, भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उद्योग देश है। ठीक है, भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। इस्पात, यहां पर उत्पादक मैं लिखना भूल गई, इस्पात उत्पादक देश है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि आयरन स्पंज में भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करता है। आयरन स्पंज में भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। फिर हम देखते हैं कि भारत चीन और रूस के बाद विश्व में तीसरा स्टील का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। यूएसए चीन के बाद भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा कौन सा देश है, उपभोक्ता यानी कंज्यूम करने वाला देश है। किसका, स्टील का। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि भारत में प्रति व्यक्ति स्टील का जो औसत खपत है वो कितना है, 74% केजी, यानी पर व्यक्ति कितना है, 74 केजी है, जबकि विश्व में कितना है, लगभग 299 केजी है। ठीक है, तो अब इसकी कुछ चुनौतियां भी देख लेते हैं। इसकी चुनौतियां जैसे स्टील के लिए कोकिंग कोयला की क्या होती है, आवश्यकता होती है। स्टील के लिए कोकिंग कोयला की आवश्यकता होती है और भारत कोकिंग कोयला का आयातक देश है। आयातक देश है, यही अपने आप में एक चुनौती है। देखते हैं कि देश में स्टील की जो घरेलू मांग है उसमें क्या हो रही है, कमी है। ठीक है, तो ये इसकी चुनौती है स्टील से संबंधित। अब इसके कुछ उपाय भी हो सकते हैं, जैसे उपाय कैसे कि जो राष्ट्रीय स्टील नीति है 2017 की राष्ट्रीय स्टील नीति लाया गया, जिसका उद्देश्य क्या था, स्टील के घरेलू मांग में वृद्धि करना, स्टील के उत्पादन में वृद्धि करना, कोकिंग कोयला के आयात निर्भरता को कम करना। ठीक है, तो वर्तमान में स्टील उत्पादन क्षेत्र को पीएलआई क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। नेक्स्ट हम देखते हैं वस्त्र और परिधान। भारत विश्व में वस्त्र के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। चीन के बाद विश्व में उत्पादन में दूसरा स्थान है भारत का, किसमें, वस्त्र या परिधान के उत्पादन में। ठीक है, भारत का वस्त्र उद्योग श्रम आधारित उद्योग माना जाता है, जहां कृषि के बाद सबसे अधिक लोग रोजगार में हैं। कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार प्रदाता है कौन वर्तमान में, वस्त्र उद्योग, जहां पे लगभग 45 मिलियन लोग क्या है, 45 मिलियन लोग रोजगार में हैं तथा इस उद्योग में प्रतिवर्ष 4.5 मिलियन रोजगार सृजित करने की क्या है, क्षमता है। किसमें, वस्त्र और परिधान उद्योग में। जीडीपी में अगर हम इनका योगदान देखें तो जीडीपी में इसका जो योगदान है वो 3 से 4% है। विनिर्माण क्षेत्र में अगर देखें वस्त्र उद्योग का, विनिर्माण क्षेत्र में कितना है, तो लगभग 18% है। और अगर निर्यात में देखें तो 12% इसका योगदान निर्यात में है, एक्सपोर्ट में, यानी 12% जो निर्यात हमारे देश में होता है वो किसका होता है, वस्त्र और परिधान का होता है। ठीक है, तो 2030 तक सरकार का लक्ष्य है कि इस उद्योग को $100 बिलियन का बनाना। कितना, $100 बिलियन का बनाना 2030 तक लक्ष्य है, जो कि वर्तमान में भी कितना है, वर्तमान में भी $44 बिलियन है। कितना है, $44 बिलियन। ठीक है, तो भारत सर्वाधिक वस्त्र किसको निर्यात करता है, याद रखिएगा, यूएसए को सर्वाधिक वस्त्र निर्यात करता है, 27% लगभग। कौन सा वस्त्र, सूती वस्त्र सर्वाधिक निर्यात करता है। तो भारत के बाद अगर हम देखें कि अमेरिका को दूसरे नंबर पे कौन निर्यात करता है वस्त्र सबसे ज्यादा, अमेरिका को जो दूसरे नंबर पे निर्यात करता है वो है यूरोप है, उसके बाद बांग्लादेश है, फिर उसके बाद है यूएई। ठीक है, यूरोप उसको 22% और बांग्लादेश 18%, यूएई 12% के लगभग करता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस मैंने आपको ऐसे बता दिया। ठीक है, तो वस्त्र उद्योग की भी कुछ चुनौतियां हैं। क्या चुनौतियां हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। पहला कि कौशल उन्नयन में कमी है इसमें। ठीक है, भारत का मानव निर्मित फाइबर का बांग्लादेश से सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी। दूसरा हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा उत्पादन लागत अधिक होता है। ठीक है, इसका कुछ प्रयास भी है, ऐसा नहीं जो चुनौतियां हैं तो इसके लिए प्रयास भी नहीं किया जा रहा। प्रयास या उपाय भी, जैसे इस क्षेत्र में पीएलआई योजना की शुरुआत 2022-23 पीएलआई योजना में आप जानते हैं क्या हो रहा है, वहां सब्सिडी दी जाती है, छूट दी जाती है कि भाई अगर जितना आप प्रोडक्शन करेंगे आपको सब्सिडी मिलेगी, छूट मिलेगी सरकार की तरफ से। ठीक है, तो 2022-23 से मित्रा योजना की शुरुआत, किसकी, मित्रा योजना की शुरुआत, इसके उपाय में आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पावर लूम का अत्यधिक प्रयोग यानी प्रोत्साहन, जिसके उत्पादन लागत को कम किया जा सके। जो उत्पादन लागत होता है उसको कम करने के लिए क्या किया गया, पावर लूम को अत्यधिक प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट
तीसरा हमारा है औषधि। हम देखते हैं औषधि के लिए भारत कच्चा माल चीन से आयात करता है। ठीक है, हैंड राइटिंग देखिए बहुत स्पीड से घसीट के लिखना पड़ता है, तो मैं बोल रही हूँ आप सुनते जाइए क्या लिखा हुआ है ये। तो कच्चा माल आयात करता है भारत कहाँ से? चीन से। औषधि के लिए जो कच्चा माल है भारत कहाँ से आयात करता है? चीन से। ठीक है, यानी इस प्रकार कच्चे माल पर भारत की निर्भरता अधिक है और किस पे है? चीन पे। भारत जो जेनेरिक दवाओं में विश्व में लगभग अग्रणी है, विश्व में अग्रणी है, लगभग विश्व का 20% केवल भारत अकेले बनाता है, विश्व का 20% अकेले जेनेरिक दवाओं का उत्पादन भारत करता है। ठीक है, उत्पादन में तीसरे स्थान पर, मूल्य में 14वें स्थान पर। इसका क्या मतलब है? यानी औषधि उत्पादन में भारत विश्व में तीसरे और मूल्य में 14वें स्थान पर है। कोविड-19 में वैक्सीन की आपूर्ति 60% अकेले भारत द्वारा, यानी कोविड-19 महामारी में भारत ने अकेले 60% जो आपूर्ति की है भारत ने की है। औषधि में वर्ष 2021-22 में भारत को $700 मिलियन FDI प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब इसकी चुनौतियां देखिए, वही कि कच्चे माल यानी API पर क्या है? आयात निर्भरता अधिक है। अनुसंधान विकास की क्या है? कमी। अनुसंधान विकास की कमी यानी रिसर्च या डेवलपमेंट की क्या है? भारत में कमी है। कच्चे माल की निर्भरता बहुत ज्यादा है। ठीक है, आयात निर्भरता मतलब WTO में भारत औषधि के प्रतिलिपि के मामले में यानी पेटेंट को चुनौती मिलती है, याद रखिएगा। तो अब ऐसा नहीं कि इसमें प्रयास नहीं है, प्रयास है। वही कि कच्चे माल जो औषधि के जो कच्चे माल के लिए PLI योजना शुरू किया गया, ये इसका क्या किया गया? प्रयास किया गया, उपाय किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं वाहन यानी ऑटोमोबाइल। तो वाहन उत्पादन में विश्व में अग्रणी है, यानी भारत वर्तमान में वाहन उत्पादन में विश्व में अग्रणी है। जैसे हम देखते हैं कि ट्रैक्टर और बस के उत्पादन में पहले स्थान पर है, याद रखिएगा, ट्रैक्टर और बस के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है। ठीक है, और भारी ट्रक के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं कि 100% स्वचालित मार्ग से FDI की अनुमति है, यानी भारत में वाहन क्षेत्र में FDI 100% स्वचालित मार्ग से क्या है? अनुमति है। ठीक है, वर्ष 2019 तक भारत के वाहन क्षेत्र में उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है, जबकि 2019 से भारत में वाहन क्षेत्र के उत्पादन में गिरावट आई, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, याद रखिएगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स भारत में इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 में लाई गई। कब? 2019 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक नीति लाई गई। ठीक है, तथा इसका लक्ष्य रखा गया 25-26 तक लक्ष्य रखा गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है उसको 400 बिलियन डॉलर का बनाना, याद रखिएगा। तो थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में और जानते हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक का शीर्ष आयातक देश है। भारत इलेक्ट्रॉनिक का शीर्ष आयातक देश है, इंपोर्ट करता है, यानी अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं भारत आयात करता है। और सबसे ज्यादा आयात कहां से करता है? याद रखिएगा, चीन से आयात की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि उत्पादन 3%, यानी भारत में, याद रखिएगा, वर्तमान में भारत में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का जो उत्पादन है वो कितना है? 3% है। ठीक है, और यदि ये जो उत्पादन 3% है, यदि इसको बढ़ाकर हम 10% कर दें, कितना? 10% कर दें अगर उत्पादन को बढ़ाकर, तो याद रखिएगा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यातक देशों में शामिल हो सकता है। ठीक है, बस इतना ही है आपका। तो बस इतना ही था, बहुत कुछ खास जानने के लिए नहीं था, कुछ सुनने वाला था, आप सुन लीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा, एंड हो गया। आप कहीं से उद्योग इंडस्ट्री खत्म होता है टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट शुरू होगा, और इस क्लास के जस्ट बाद नाइट तक मैं वो क्लास पे अपलोड कर दूंगी। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।